चलिए, आप मेरे को बता दीजिए हमारा कौन सा एक्ट चल रहा है बच्चे। इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके। और इनकम टैक्स एक्ट में ये बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फ्लो से बोलूंगा, 5 मिनट में हाउस प्रॉपर्टी में घुसा दूंगा। अगर आप इनकम अर्न करते हैं तो आपको क्या पे करना पड़ता है बच्चे। मेरा आपसे सवाल, आप सभी बच्चे क्या अर्न कर रहे हो। जीरो। और पे कितना करते हो टैक्स। जीरो। आपको क्या लग रहा है मेरी अर्निंग कितनी होगी, ये देख के वाईफाई का रिचार्ज ही नहीं हो पा रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ मेरी भी टोटल इनकम या इनकम कितनी है बच्चे। जीरो। और कितना टैक्स पे कर रहे हैं जी। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ जैसे जैसे आप इनकम बढ़ाते जाएंगे, जितनी में कमाओगे, आप अभी स्टूडेंट हो, कल को नौकरी करोगे, किराया कमाओगे, तो आपका कुछ ना कुछ इनकम होगी, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स। जो कि सीधी सी बात है, कल को बेटे जब आपकी नौकरी लगेगी, मान लो आपकी 1 करोड़ रुपए की नौकरी लगी, यू आर अर्निंग 1 करोड़, क्या तब भी आपको जीरो टैक्स पे करना है। पे करना पड़ेगा। जस्ट एक आइडिया, कितने परसेंट। 30%, 30 लाख होता है जनरली। ठीक है, पर मुद्दे की बात वो नहीं है। एक इंसान अगर इनकम अर्न करता है, प्लीज एक बार फोकस से सुनिए प्लीज। अगर इनकम अर्न करता है तो हमने देखा था सर, टोटल कुछ हेड्स होते हैं सर। कितने हेड्स होते हैं टोटल। 5। कौन कौन से। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी एंड अदर्स। जैसे कि अगर आप फ्यूचर में जॉब करेंगे, ठीक है, आपके हिसाब से कह सकता हूँ बहुत सारे बच्चों के जिनके पेरेंट्स जॉब करते होंगे, हैं काफी बच्चे हैं, या जैसे कि कितने बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं। जोएब, ओनली जोएब जी। 3 4 बच्चे बस। 5 बस, बाकी सबके पेरेंट्स बिजनेस। ऑल बिलोंग्स टू रिच फैमिलीज। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब काफी मेजर शिफ्ट है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि 70 to 80% लोग जॉब कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है जॉब सही नहीं है, बट ठीक। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स अगर जॉब कर रहे हैं तो उनको जो भी अर्निंग हो रही है वो कौन से हेड में दिखाएंगे बच्चे। ओके। अब आप मुझे बताइए, हाउस प्रॉपर्टी क्या होता था। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है और अगर आप उसको रेंट पे दे रहे हैं, तो आपको जो भी रेंटल इनकम मिल रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। मेरा आपसे सवाल, मैं ये प्रोजेक्टर किराए पे देने को तैयार हूँ, आप मुझे उसका किराया दे रहे हैं, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज हाउस प्रॉपर्टी में जाती है, रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स क्या होता है। शेयर्स को बेचने से प्रॉफिट, गोल्ड को बेचने से प्रॉफिट, और जो घर है हमारे पास, आपके पास, मेरे पास, जिस घर में हम रहते हैं, अगर उसको बेच दें, आपको क्या लग रहा है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा। प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट कहाँ टैक्सेबल हो जाता है, कैपिटल गेन्स। बेटे बाहर आप जाएंगे, बाहर एक शॉप है एसी की, एसी वाला जो एसी बेच रहा है, मोमोज वाला मोमोज बेच रहा है, मैकडोनल्ड्स मैकडोनल्ड्स बेच रहा है, बर्गर बेच रहा है, मतलब बर्गर बेच रहा है। तो बेटे वो लोग क्या कर रहे हैं, कह सकता हूँ बिजनेस। और वो कौन से हेड में टैक्सेबल होता है, पीजीबीपी। पीजीबीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। और आप कल को कोई भी बिजनेस करेंगे, जैसे जितने बच्चे थे वो पेरेंट्स जिनके बिजनेस कर रहे हैं, तो वो अपना नेट प्रॉफिट, मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, कौन से हेड में दिखाते हैं, पीजीबी। आप सभी बच्चे अकाउंट्स पढ़िए, आपने 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में फाइनल अकाउंट्स का एक चैप्टर होता था, जिसमें पहले ट्रेडिंग बनाते थे, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसके बाद पीएनएल एंड नेट प्रॉफिट। मैं उस नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। क्लियर है जी। इन लास्ट दैट इज अदर सोर्स। अदर सोर्स होता है जो ऊपर के हेड में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अदर सोर्स में आ जाएगा। सर जी एग्जांपल, बेटे सपोज करो लॉटरी हो गया, केबीसी हो गया, ठीक है, तो लॉटरी का हो गया डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम क्या होती है, आप अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करो तो आपको जो भी डिविडेंड मिलता है, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा, वो कहाँ चला जाता है, अदर सोर्स। और बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आप मुझे बताइए, अगर मैं आप अभी सभी बच्चों को 1 1 लाख रुपए गिफ्ट कर दूं, तो आप में से किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं। मुझे है बेटे। ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं आप सभी बच्चों को 1 1 लाख रुपए गिफ्ट करूं, तो क्या ये गिफ्ट भी इनकम है, नहीं है। तो आप एक, हाँ, गिफ्ट इनकम है या नहीं है, नहीं है इनकम। अगर बेटे गिफ्ट इनकम नहीं है ना,
तो एक काम करो, आप कल को नौकरी करोगे, आपकी कंपनी आपको बोलेगी फेब्रुवरी का मंथ है, वैलेंटाइंस डे के हिसाब से आपको सैलरी दे दो। मार्च में होली कब, मार्च में 14 मार्च, 14 मार्च को है। तो सारे बच्चों को देखो, उन्होंने सेट करा कैलेंडर जैसे, अरे बता के गलती कर दिया। वैलेंटाइंस डे पे नहीं नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगस्त के मंथ में अगर मैं 15 अगस्त के बेसिस पे, ठीक है, एग्जांपल चेंज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा पैट्रियोटिक एग्जांपल रखिएगा। 15 अगस्त को अगर आपको मैं बोलूँ आप जॉब कर रहे हैं और आपको जो सैलरी है, इट्स नॉट सैलरी, इट्स अ गिफ्ट, 1 लाख रुपए मैंने आपको 15 अगस्त को दी। सितंबर में बेटे चिल्ड्रंस डे आता है, टीचर्स डे सॉरी, ठीक है, हाँ 5 सितंबर, तो चिल्ड्रंस टीचर्स डे पे आपकी कंपनी ने आपको 1 लाख, वो कह रहे हैं कोई भी ओकेजन हो हम तो गिफ्ट देते हैं अपने एम्प्लॉय को, दिवाली पे भी दे दिया, आप मुझे बताइए, ए भैया बात मत करो, 12 महीने में 12 त्योहार नहीं निकल सकते क्या? तो रादर देन मैं आपको सैलरी दूं, मैं आपको गिफ्ट बोल दूंगा, आप बोलोगे गिफ्ट तो इनकम नहीं होती, तो सारे छूट जाएंगे उससे। और आप वो छोड़िए, आप मुझे बताइए, आप सभी बच्चे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ तो नॉमिनल फीस है ना बेटे, 100-200 रुपए की, ठीक है, अगर आप बेटे जब पूछा जाए ना तो ही बोलना है बेटे, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, गिफ्ट टैक्सेबल होता है, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, अगर सरकार ने गिफ्ट को टैक्सेबल नहीं करा, हर कोई गिफ्ट देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो वो भी अदर सोर्स में जाता है। तो मैं दोबारा एग्जांपल पे आ रहा हूँ, अगर मैं आप सभी बच्चों को 1-1 लाख रुपए दूं, शादी में जो मिलता है वो टैक्सेबल होता है या एग्जेम्प्ट हो जाता है? ठीक है, 50,000 तक, लेकिन ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज आपको जो मर्जी मिले वो कई बच्चे कन्विंस हो गए शादी करेंगे, ठीक है ना? हाँ, हाँ जी, ठीक है, एनीवेज हमारा टॉपिक गिफ्ट आने वाले बहुत जल्द, ये भैया बात मत करो भैया जो है ऐसे, ठीक है, मतलब ना क्या है कि जैसे मैं बोलता हूँ ना बेटे, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें बोलूँ बेटे, है ना, मिस ना हो जाए, गिफ्ट वाली ना। अच्छा अभी इतना पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, तो अदर सोर्स भी जो है, मुद्दे की बात ये बच्चे, ये आपकी इनकम है, हम लोगों का कौन सा हेड चल रहा था, और अब मैं आपके साथ स्पेसिफिकली शुरू कर रहा हूँ, प्लीज मेरे को 5 मिनट इसको रिवाइज करना रहेगा, आगे बढ़ना है अपने काम में। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मुझे बताइए, अगर एक इंसान है ए और अगर वो बी को लेट आउट कर दे, लेट आउट मतलब किराए पे दे दे, क्या चीज किराए पे दे रहा हूँ? हाउस प्रॉपर्टी, एंड लेट मी टेल यू ए इज द ओनर एंड लेट मी टेल यू बी इज द टेनेंट, तो आप मुझे बता दीजिए ये इसको जो भी पैसा देगा, ठीक है, मान लो रेंट है 50,000 पर मंथ, तो आप मुझे बताइए ए की इनकम कितनी हो रही है साल की, बताओ रे फटाफट, स्पीड रखो रे। एक इंसान है ए, उसने अपने घर को किराए पे दे दिया, 50,000 महीने का आ गया, साल का कितना हो गया? 6 लाख, कौन से हेड में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। और सुन लीजिए जरा बात को, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन कराया था आपको, कौन सा सेक्शन था, चार्जिंग सेक्शन नंबर कौन सा था? सेक्शन 22। 22 कहता था 3 बातें होनी चाहिए, ओनर होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, किराया होना चाहिए, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ हाउस। यहाँ तक आपको ध्यान आ रहा है? मैं सारे केसेस वो डिस्कस नहीं करूंगा, मुद्दे की बात ये थी प्रॉपर्टी का किराया आ रहा। फिर आपको याद है हमने फॉर्मेट बनाया था, याद है? मैं उस फॉर्मेट को भी डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन याद करिए उसमें हमने सबसे पहले क्या बनाया था? जीएवी। आज हम लोग जीएवी की बात करेंगे बच्चे। जीएवी का फुल फॉर्म क्या था? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, आप यहां से नोट करना स्टार्ट कर सकते, ठीक है, हेडिंग डाल के ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एंड क्या आप मुझे बता सकते हैं जीएवी वॉज हायर ऑफ, क्या था हायर ऑफ? एक्सपेक्टेड रेंट और, देखो एक्चुअल रेंट तो आप सब समझते हो, मान लो मैंने अपने घर को आपको किराए पे दे दिया 20,000 महीने का, तो एक्चुअल रेंट है जो भी मुझे रेंट मिल रहा है 20,000 महीना, तो साल का कितना हो गया? 240,
बट सर एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता था, जनरल देसी शब्दों में, मार्केट वैल्यू से, मतलब कि भाई तुम तो कह रहे हो 20,000, बट ऐसा तो नहीं है कि वो लाखों का घर है, हो सकता है मैं एग्रीमेंट झूठ बना रहा हूं। ठीक है, तो जीएवी निकालने के लिए सरकार ने क्या बोला कि हम ना दो चीजें निकालेंगे, एक एक्सपेक्टेड रेंट और एक एक्चुअल रेंट, और इन दोनों में से जो हायर होगा वो क्या आ जाएगा, जीएवी। लेट सपोज अगर एक्सपेक्टेड रेंट 100 रुपए है और ये 150 है, क्या आप मुझे बता सकते हैं जीएवी क्या आएगा, 150, विच एवर इज हायर। लेट सपोज ये 100 था और 70 होता तो जीएवी 100 रुपए। ये भैया ध्यान आ रहा है कुछ कुछ बातें, अभी बातें करूंगा आपके साथ, डोंट वरी। एक्सपेक्टेड रेंट का एक फॉर्मूला, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, एमवी स्टैंड्स फॉर म्युनिसिपल वैल्यू, और बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड। तो एमवी था बच्चे म्युनिसिपल वैल्यू, और आज बातें करूंगा आपसे इसकी पहले फेयर वैल्यू, एफई स्टैंड्स फॉर फेयर वैल्यू एंड एसआर स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड। सर ये क्या ही बोल रहे हो आप, आइए बच्चे अब एक एक टर्म डिसाइड करते हैं। आप मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय म्युनिसिपल वैल्यू। ये एक वैल्यू है जो कि किसने डिसाइड करी है, गवर्नमेंट ने, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट एक जगह का रेंट डिसाइड करती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं आपका भी जो घर है, अगर आप उस घर को किराए पे दो, तो क्या गवर्नमेंट ने एक अपना आइडिया लगा रखा है कि इतना किराया तो आएगा ही आएगा, जी हाँ आएगा, लगा रखा है। सो बेसिकली वैल्यू डिटर्मिन्ड बाय गवर्नमेंट। क्लियर है बच्चे, ओके। इससे ज्यादा कुछ नहीं है म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है ना। देन यू हैव फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मीन्स एग्जैक्टली एज पर मार्केट वैल्यू, ओके। मेरे को आपके साथ जो बात करनी है ना बच्चे, वो बात किस चीज की करनी है, स्टैंडर्ड। इसका ऑफिशियल मतलब पहले लिखता हूं, इट इज द रेंट एग्जैक्ट एज पर रेंट कंट्रोल। और आपको क्या लग रहा है बच्चे, मतलब ये लॉ क्या बोलता होगा, रेंट को बढ़ाने की बात करता था कंट्रोल करने का, नाम नहीं पता लग रहा है। मेरा आपसे सवाल, आप सभी बच्चे साउथ टेक्स गए हो क्या कभी? हाँ, अच्छा ठीक है, लास्ट तक नगर कर देता हूँ बता, क्या है ना बेटे, क्लास भी एक ही बार अलाउड होती है ना। ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, तो मुझे बताइए साउथ टेक्स गए बच्चे? हाँ गए, साउथ टेक्स मार्केट कैसी है? हाँ जैसी होती है, मार्केट जैसी होती है, वेरी इलेबोरेटेड आंसर। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं साउथेक्स में, मतलब एक ना शॉप है आर्चीज की, ठीक है, देखो बात तो सुनो। मैं बताता हूँ आपको, आप नोट्स भी बना सकते हैं नीचे जाके, ठीक है। सो बेसिकली, हाँ ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, जब आप जैसे उधर ना एक शॉप है आर्चीज की, मेरे रिलेटिव की, ठीक है, तो आर्चीज पे क्या मिलता है वैसे, गिफ्ट्स। आजकल बड़ी भीड़ लगी है, समझ रहे हो? हाँ, सुंदर सुंदर गिफ्ट्स, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर उधर जाए, समझ रहे हो, तो मेरा नाम आप ले सकते हो, ठीक है, 20% ज्यादा लिए जाएंगे, ठीक है। तो मेरी बेसिकली बुआ की शॉप है, ठीक है। तो आप समझिए कि उन्होंने ना जो शॉप है ऑब्वियसली, मतलब 40 साल हो गए शायद से उस शॉप को, तो उन्होंने ना रेंट पे ली हुई है बच्चे।
आर्चीज गैलरी आप सर्च कर सकते हैं, झूठ नहीं बोल रहा बेटे, ठीक है। आर्चीज गैलरी, और दे पे रेंट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने उनको वो जगह दे रखी है, जैसे दुकानें होती है ऐसे आर्चीज यहाँ भी तो है। कालका जी देखा आपने, थोड़ा सा आगे आर्चीज है, समझ रहे हो, ऐसी शॉप है। आपके हिसाब से कितना रेंट होगा बच्चे? जोएब जी क्या हुआ, क्या रेंट की बात कर रहे हो क्या आप उसमें? आ जाओ आगे आ गए यार। नहीं मत बताना प्लीज एग्जाम्पल, देखो बड़ी मेहनत करके एग्जाम्पल बनते हैं, ठीक है। मैं उल्टा बैठक नहीं, अब तो दरवाजे खोल दूंगा मैं। हाँ? मेरे को भी नहीं पता, आई एम ऑल्सो नॉट 80 और 90, ठीक है। मेरी मतलब इतनी एज मेरी भी नहीं है कि मुझे 40 साल की, ठीक है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, और कितना रेंट होगा अगर मैं बोलूं कि साउथेक्स में अगर उनकी शॉप है ग्राउंड फ्लोर पे, साउथेक्स इज गुड प्लेस, ठीक है, आपके हिसाब से वो कितना रेंट दे रहे हो? 5 लाख। कितना रुपए? 5 लाख। 5 लाख रुपए? हाँ जी, कितना? 5 लाख ज्यादा है या कम है? जगह के हिसाब से ठीक है। पर आपको ऐसे बताओ, जैसे जो नीचे के फ्लोर होता है ना, बहुत एक्सपेंसिव है, समझ लो। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो अभी ना एक ऊपर वाला ना फ्लोर खाली हो, ठीक है, उसका रेंट कितना होगा तुम्हारे हिसाब से? हाँ, कितना है? 80 हजार। हाँ, आप शिफ्ट हो जाओ ना। नहीं, वो शिफ्ट इतना ऐसे प्रोसेस को नहीं करते, ठीक है। और हम लोग का वो जो नीचे वाला एरिया उसका उसका 1.5 लाख होगा। और जो ग्राउंड फ्लोर होगा ना, जो जूलर है, वो जरा जरा सी जगह का भी 1.5 लाख होगा। सो बेसिकली द रेंट ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज हाई। मुद्दे की बात यह है, हर चीज ग्राउंड फ्लोर पे है। और आपने रेंट कितना बोल दिया? पर एनम या पर मंथ? पर मंथ। बेटे वो रेंट दे रहे हैं 3,000 रुपए पर मंथ। ओ माई गॉड, साउथेक्स में 3,000 रुपए, ये कैसे हो सकता है? आपको पता है कई साल पहले ना एक एक्ट आया था, रेंट कंट्रोल एक्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे स्टैंडर्ड रेंट के अंदर कि उसकी क्या कहानी थी। तो ये ऑलरेडी आर्चीज वाले, आप ये समझ रहे हो, टेनेंट है। जोइब जी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। नहीं नहीं, आ जाओ आगे आ जाओ भाई, आगे तो बुला रहा हूँ, कौन सा पूछ यार। मैं चाहता हूँ तो फोकस करे पढ़ाई में यार। नहीं बैठेगा, नहीं आ जाए, इधर नहीं होगी दिक्कत, ठीक है। आइए, तो आधे घंटे से तो बातें कर रहे हो तुम, हैं? बहुत देर से बातें कर रहे हैं नितिन और ये। ठीक है, मुद्दे की बात पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि सर ये 3,000 रुपये रेंट कैसे हो सकता है? ये रेंट ऐसे हो सकता है बच्चे, आज से 10-20 साल पहले, ठीक है, उधर की, आप मुझे बताइए, चलो आपने 5 लाख बोला, ठीक है, 5 लाख बोला आपने, तो आपके हिसाब से वो प्रॉपर्टी अगर कोई खरीदना चाहे, एक बार ना मैं 3,000 भी ना, एक बार रोक देता हूँ, ठीक है, अगर 5 लाख है और अगर मैं वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहूँ, तुम्हारे हिसाब से उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? कितने करोड़? फंडे क्लियर कर लेते हैं आज। 3 करोड़? 2 करोड़? अब अगला कोई 7 करोड़ तो नहीं, खड़े तो नहीं हो जाओगे? 7 करोड़? हमने बोला ऐसे था कि आप एक्चुअल में खरीद लोगे, बस चेक निकालोगे और साइन कर दोगे, 5 करोड़। चेक नहीं निकाला, बॉटल बोली पानी पी लिया। आप मुझे बताइए, किसी चीज का अगर रेंट 5 लाख होता है ना, मैं आपको एक ना आपको कॉमन सेंस भी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। एक जनरल आपको बता दूं, एक घर 1 करोड़ का, लेट्स कीप इट सिंपल फर्स्ट,
आप जिस घर में रह रहे हैं हो सकता है उसकी वैल्यू 1 करोड़, अगर उसको किराया पे तो कितना मिलेगा? कितना? 1 करोड़ का घर है, कितना रेंट मतलब तुम्हारा घर का? 35-40, 50,000। रीजनेबल इनफ 30 to 35 करोड़, 40 हो सकता है, 30 से 35,000। ठीक है, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं 30,000 कर रहा हूं अभी। 30,000 इंटू 12, टोटल रेंट कितना? सो बेसिकली इफ यू इन्वेस्ट 1 करोड़, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न यू आर गेटिंग ऑन योर प्रॉपर्टी? इट्स 3.6%। आपको गणित समझ आनी चाहिए, कल को प्रॉपर्टी खरीदोगे वो समझ आना चाहिए किराए का फायदा होता है नहीं होता। इफ यू हैव 1 करोड़ इन योर हैंड, तो वो 3.6% मिलेगा। अब मुझे बताइए क्या प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रिटर्न दे रही है? सेविंग्स अकाउंट का ब्याज होता है 4%, 5%। एफडी कराने पे कितना मिलता है? 7-8। आप गूगल कर लीजिए, एनबीएफसी, बड़ी बड़ी एनबीएफसी है, 9 पे मिल जाता है, 10 पे मिल। हाँ, क्या हो गया? एनबीएफसी में मिल जाता है, 8 to 10% आपको मिल जाता है, और वो बहुत बड़ी बड़ी एनबीएफसी होंगी। मुद्दे की बात ये है, तो फिर से लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? एग्जैक्टली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बट आपको एक दो बातें बता दूं और टेक्निकल, थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल नहीं लेके जाऊं। क्या लोगों के पास 1 करोड़ पड़े होते हैं वो लोन लेते हैं? इंसान सोचता है यार घर बनाने हैं, और लोन कितने परसेंट में मिलता है? 8%। और अगर वो किराए पे चढ़ा भी देगा, अल्टीमेटली उसको प्रिंसिपल तो जाए, आई मीन उसको कोई प्रॉफिट नहीं होने का। आप सोचो आपने किराए पे चढ़ा दिया तो आपके लिए कुछ बचेगा? अभी भी आपकी जेब से ब्याज जाएगा ही जाएगा। समझ रहे हो? और जब तक आपका 20 साल तक लोन चलता रहेगा, आपकी कोई अर्निंग नहीं होने वाली। आप सोचो आज अगर मैंने एक प्रॉपर्टी ली है, अगर उस पर लोन 20 साल है, क्या ही एंजॉय कर लूंगा मैं उस प्रॉपर्टी को? सर पे ऑब्लिगेशन है बहुत बड़ी। नो डाउट एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, बट रेट ऑफ रिटर्न अच्छा नहीं होता बच्चे। तो आपकी गणित इसलिए मैं ठीक करना चाह रहा हूं। आपने किराया कितना बोला हुआ है? 5 लाख रुपए महीने का, तो साल का कितना? 60 लाख रुपए। तो आप सोचो वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर 5 लाख रुपए ना, 60 लाख रिप्रेजेंट 4% मान लो, मैं ज्यादा कैलकुलेशन में ले गया हूं आपको। 60 लाख आपको पूरा किराया मिल रहा है, मान लो ये 4% ऑफ दी प्रॉपर्टी तो है ये। और रेंट कितना परसेंट होता है? 4%। कितने की प्रॉपर्टी बनी बताओ? 60 लाख डिवाइडेड बाय 4%, कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो। 15 लाख। 60 लाख का 4 नहीं करना, 15 करोड़। 15 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी जी वो। मैं आपको अभी रेंट कंट्रोल नहीं सिखा रहा, आपको एक बेसिक गणित इमीडिएट समझ आनी चाहिए। ठीक है, पर सर मुद्दे की बात पर आओ, सर मैं मुद्दे की बात पर आ रहा हूं जी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज के टाइम पे वो जो रेंट दे रहे हैं वो 3,000 पर मंथ दे रहे हैं, क्योंकि 20 साल पहले उन्होंने एक एग्रीमेंट करा था लैंडलॉर्ड के साथ, दोनों ने मिलकर करा था। तब वैल्यू कितने की थी? मान लो 5 करोड़ की। ठीक है, मान लो तब वैल्यू कितनी थी, और थोड़ा कम कर देता हूँ सॉरी, मतलब वो अब वैल्यू पे मत जाइएगा। ठीक है, मान लो 20 साल पहले 1 करोड़, क्या 20 साल पहले 1 करोड़ बड़ी बात नहीं थी? बहुत बड़ी बात। ठीक है, और तब मान लीजिए रेंट कितना था? ऊपर की वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ, रुक जाओ बच्चे, एक बार फोकस पे देखना। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि वो 30,000 रुपये दे रहे थे, तो भी तो बहुत बड़ा आपको हिट लगना चाहिए ना, कि जो किराया मार्केट रेट के हिसाब से कितना बन रहा है, 5 लाख, उसका कितना जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ 30,000। कैसे हो रहा है सर ऐसे? 20 साल पहले इस प्रॉपर्टी की वैल्यू, 20 years अगो, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी? 1 करोड़। और तब रेंट कितना जाता था? 30,000 पर। हो सकता है ऐसा? 1 करोड़ का तो 30,000 लॉजिकल है। एक एक्ट आया था, रेंट कंट्रोल एक्ट, जो ये कहता था, अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड
मिलके एक एग्रीमेंट कर ले जिसमें टेनेंट इस 1 करोड़ का कितना परसेंट पे करेगा, उसी टाइम पे करेगा। 20 साल पहले आर्चीज ने उसी टाइम 50 लाख रुपए दिए थे। किसको दिए थे? लैंडलॉर्ड को। और कंडीशन ये होती है अब रेंट कभी नहीं बढ़ेगा। अब आप मुझे बताइए 20 साल पहले किसी ने सोचा था इतनी वैल्यूज बढ़ जाएंगी? और आप सोचो 20 साल पहले लैंडलॉर्ड को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। मालिक आज भी लैंडलॉर्ड ही है, ठीक है। मालिक को क्या लग रहा होगा, जो लैंडलॉर्ड है उसे लग रहा है यार 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे 50 लाख मिल रहे हैं बैठे बैठे, और रेंट फ्रीज हो रहा है। डील तो लैंडलॉर्ड को भी खराब नहीं लग रही होगी बेटे। कहीं आप सोचो सर कोई मैनिपुलेशन नहीं है, लैंडलॉर्ड को भी उस टाइम लग रहा होगा 50 लाख घर में आ गए, और जो रेंट है वो आता रहेगा। लेकिन आपको इस बात से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट रेट कितना हो गया है? 5 लाख। और प्रॉपर्टी की वैल्यू की 15 करोड़ की वैल्यू। किसने सोचा था बेटे 20 साल में दिल्ली इतना ग्रो कर जाएगा? आज मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है। इधर का एग्जाम्पल ले लो आप। मान लो प्रॉपर्टी कितने की होगी, 5-6 करोड़ की है। अब सोच के देखो, अगर आज मैं 2.5 करोड़ उनको दे दूं और बोलूं 1.5 लाख स्टेबल है, वो तो अभी भी बढ़िया डील ही लगेगी भाई। और मेरे ऊपर भी बर्डन तो है बहुत बड़ा, क्यों नहीं है? लेकिन सोच के देखिए, अगर आगे यहां से 20 साल बाद अगर ये प्रॉपर्टी 100 करोड़ की हो गई, ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं करा होगा ना भाई। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, कैनॉट प्लेस में भी है, साउथ एक्स में भी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसमें लैंडलॉर्ड, टेनेंट और लैंडलॉर्ड ने एग्रीमेंट कर लिए थे, और उसके तहत 50 लाख जा चुके हैं, 20 साल पहले ही जा चुके हैं, और अब रेंट नहीं बढ़ेगा बस। और आप मुझे बता दीजिए इतना कम अमाउंट क्या लैंडलॉर्ड लेने आता हो? अभी आपको लगा 30 हजार ठीक है, इससे कम ही था, ठीक है। लेने भी नहीं आता था पैसे। इतना कम रेंट था कि लेने आएगा ना रेंट तो खर्चा ज्यादा हो गया, समझ लो। 5 हजार या कुछ ऐसे था उनका रेंट। तो आप मुझे बताइए, अगर आप ये लैंडलॉर्ड हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा या बहुत बुरा? और बेटे हर चीज को, और उनसे जब मेरी बात होती कह रहे मैं तो जाके देता हूँ रेंट उनको, समझ रहे हो। लेकिन अब अच्छा, तो आपके दिमाग में अगर सर लैंडलॉर्ड को बोलो ना कि हटा दें सर, हटा दोगे? भाई प्रीमियम दिया तेरे को, एग्रीमेंट लिखा हुआ है कि अब मेरे को हटा नहीं सकता मैं यहाँ से। लेकिन अब मैं आपको अपडेट करता हूँ, आर्चीज अब उस जगह पर नहीं है। 20 साल पहले 50 दिया, 50 हो गया मुझे। आप मुझे एक काम करो, अभी 1 लाख दूंगा, 20 साल बाद 1 लाख दे देता हूँ आपको, समझ रहे हो। तो आर्चीज ने बोला मैं वो जगह खाली कर दूंगा, मुझे 5 करोड़ दे दो आप, खाली कर दूंगा। और लैंडलॉर्ड ने 5 करोड़ दिए हैं। आपको क्या लग रहा है कब तक लगा रहेगा वो लैंडलॉर्ड से? अब सोचो 20 साल बाद जब किराए 15-15 लाख हो जाएंगे, तब भी 30 हजार आ रहा है बेटे। उसे इस बात का इतना गम सता जाएगा बेटे कि क्या कर दिया उसने, समझ रहे हो। वो कह रहा है भाई पैसे ले जाओ भाई, फ्री करो मेरी प्रॉपर्टी, एंड फॉर दैट आर्चीज हैज टेकन 5 करोड़, और आगे 2 शॉप छोड़ के उसने अपनी प्रॉपर्टी ले ली है आर्चीज। तो आप मुझे बताइए, ये जो 30 हजार रुपए का रेंट है किसने डिसाइड करा? एज पर रेंट कंट्रोल, इससे ऊपर नहीं जा पाओगे भैया। जो एक्सपेक्टेड रेंट है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर नहीं जाएगा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? एंड आपको लग रहा होगा सर ऐसे कहाँ ही एग्जाम्पल है बेटे, कैनॉट प्लेस गए हो आप? कैनॉट प्लेस में आपने हनुमान मंदिर देखा? हनुमान मंदिर के सामने और इधर जो भी शॉप्स है ना, एम्पोरियम, और वो जो सामने है, बहुत सारी रेंट कंट्रोल है, बहुत सारी। ऐसा नहीं है मैंने उनके पेपर देखे हुए कि है कि नहीं है, मेरे को नहीं पता। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सारी दिल्ली में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि जब ये एक्ट आया था, देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज जहां पर आज भी आप ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, एंड यू आर पेइंग वेरी नॉमिनल अमाउंट ऑफ रेंट।
मुझे बताइए, क्लियर है आपको? ये सारी कहानी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि अब आपके सामने एग्जांपल आ रहा है। मान लो म्युनिसिपल वैल्यू 100, मान लो फेयर वैल्यू 800 और स्टैंडर्ड रेंट है 200। क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्सपेक्टेड रेंट क्या आएगा? एंड मान लीजिए एक्चुअल रेंट है 150, जीएवी क्या आएगा? विच एवर इज। तो आपकी स्क्रीन पर आपको सारे टर्म्स क्लियर है बच्चे? ध्यान से सुनते जाइएगा अभी बात को। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन अब मैं ऑर्गेनाइज वे में क्वेश्चन, ये नोट कर लिया सब बच्चों ने? चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल बना रहा हूं बच्चे, केसेस बनाऊंगा, वो सॉल्व करने हैं बच्चे। म्युनिसिपल वैल्यू अगर 50,000 पर मंथ है बच्चों, तो साल का कितना है? 6 लाख। ओके। फेयर वैल्यू 80,000 पर मंथ है, तो साल का कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड कैलकुलेशन। स्टैंडर्ड रेंट अगर 25,000 रुपए पर मंथ है, ओ माई गॉड, कितना हो गया? मैं आपको कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा था, पर एनम पर मंथ की तो आपको कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए ना। और एक्चुअल रेंट है सर जी 40,000 पर मंथ, दैट इज 4,80,000। अब आप बोलोगे सर जब स्टैंडर्ड रेंट 25 है तो एक्चुअल, बेटे पेपर में कुछ भी बनकर आएगा बेटे, प्रैक्टिकली सिखा दिया मैंने आप। पेपर में 4 चीजें आएंगी और आप मुझे बताइए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट कितना है बेटा? एक्सपेक्टेड रेंट एग्जैक्टली 3 लाख पर annum। एक्चुअल रेंट कितना बच्चे? 4,80,000। सो व्हाट इज द जीएम? एंड लेट मी जस्ट अपडेट यू, ये जो जीएवी है ये एक सेक्शन के तहत निकला है, दैट इज 23(1)(b। ये क्या होता है बेटे, लिख लो भैया। और सर जी ये एक्सपेक्टेड रेंट भी ना एक सेक्शन है। आपको याद है चार्जिंग सेक्शन कौन सा था? 22। फिर आपको याद है हमने एनुअल वैल्यू लिखा था, उसमें कौन सा सेक्शन लिखा था? वही चल रहा है भाई, जो चार्जिंग सेक्शन में आपको एनुअल वैल्यू लिखवाया था, वहां पे हमने सेक्शन 23 लिखा हुआ था। और ये था 23(1)(a। ओके, यहां तक क्लियर है बच्चों को? अगर क्लियर है भैया तो एक बार नोट कर लो पहले तो, फिर आगे भी बढ़ाऊंगा बेटी बात। क्लियर है सर? इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा ही चेंज कर रहा हूं मैं, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। म्युनिसिपल वैल्यू 12 लाख, फेयर वैल्यू 18 लाख, स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं। आप एक बात बताइए, हर प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड रेंट होगा क्या? जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करो तो फ्री है। और ये कितना आ रहा है बेटा? 40 लाख रुपए। एक्सपेक्टेड रेंट बताइएगा पहले। ओके, वेरी गुड। एक्चुअल रेंट और जीएवी सेट है जी कहानी। एक आखिरी केस कर लो री। 12 लाख, 18 लाख, 24 लाख, 10 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट। हम्म म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर, बट इट कैन नॉट एक्सीड। ऐसा नहीं है कि उसका भी हायर ले लोगे आप। विच एवर इज हायर में क्या है आपका? 18 लाख। इज इट विद इन 24 lakhs? यस, तो योर आंसर इज एक्सपेक्टेड 18 लाख। व्हाट इज द एक्चुअल रेंट? विच एवर इज हायर। अरे तीनों की तीनों जीए भी कौन से सेक्शन में निकली है? अरे 23(1)(b, क्योंकि 23(1)(b कहता है जीएवी इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल। क्लियर है बच्चे? हम्म यहाँ तक क्लियर है बच्चों को? ओके।
तो अब कुछ लिखिए ना इसके नीचे। चलिए 23, इसको बंद कर दो बच्चे, फैन को यार। ये वाले चेक करेंगे थोड़ा ना अभी, मतलब गर्मी लग रही है बच्चों को, थोड़ा स्ट्रगल करो। एसी का तो वो चोरी हो गया बेटे, वो चोर मिलेगा, कॉपर वायर आएगी, जब तक मिलेगा नहीं कैसे होगा बेटे। हाँ क्या? ओहो हाँ हाँ, लगवा दे। अरे वाईफाई नहीं है, एसी नहीं चल रहा। हाँ? नहीं नहीं, वैसे फ्री में ही है यार, कुछ सालों में साइकिल पे आओगे आप। ऐसे दे दिया आपने? ठीक है, जाओ फिर उधर। ठीक है। 23(1)(a), 23(1)(a) क्या है बच्चे? एक्सपेक्टेड रेंट इज, मतलब फॉर्मूला लिखना है सिर्फ, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड। ओके, ज्यादा लोगों को लिखने का ही नहीं है। 23(1)(a) टॉक्स अबाउट एक्सपेक्टेड रेंट, दैट्स इट। नेक्स्ट इज 23(1)(b). ओ माय गॉड, 23(1)(b) टॉक्स अबाउट जीएवी, और वो कहते हैं जीएवी इज हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, और आई एम सॉरी, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, और यही तो सीखा आपने। आओ बेटे, अब नई बात सीखते हैं बेटे। 23(1)(c) वैकेंसी का है जी। ठीक है, आंसर मत देना बेटे आप। ठीक है, 23(1)(c) क्या बोलता है? इफ बिकॉज ऑफ वैकेंसी, अरे सर ये वैकेंसी क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, लिख लो एक बार। वैकेंसी मतलब प्रॉपर्टी खाली हो जाती है, तो ठीक है देखेंगे। इफ बिकॉज ऑफ वैकेंसी एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, देन एक्चुअल। बोलेगा सर ये कैसे देन और क्या है, ये आप समझ जाएंगे बेटे, ब्लड में चला जाए। देखो वैसे जीएवी तो हायर होता है ना, लेकिन ये फॉर्मूला सोचो कि अगर एक्चुअल रेंट 100 है, एक्सपेक्टेड रेंट कितना लिखूं, 150। तो हमने तो अभी तक सीखा विच एवर इज हायर, पर इस केस में क्या बोल रहे हैं, देन एक्चुअल। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हायर वाला नहीं लूंगा। 23(1)(b) तो कहता था विच एवर इज हायर, तो 23(1)(c) कुछ और कह रहा है। और इफ बिकॉज ऑफ वैकेंसी एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, देन एक्चुअल। आपको जस्ट एक लाइन समझ आ गई, बेसिक सी। आइए अब हम देखेंगे कि सर ये वैकेंसी क्या हो। एक बात बताइए, अगर प्रॉपर्टी किराए पे, मान लो आपके पास प्रॉपर्टी है, तो क्या लग रहा है आपको, 12 के 12 महीने किराए पे चढ़ी गई? ऐसा हो सकता है कि टेनेंट चला जाए और 2-3 महीना प्रॉपर्टी खाली रहे, हो सकता है ऐसा। ऐसा हो सकता है कि 4 महीना प्रॉपर्टी खाली है और बाकी 8 महीना किराए पे चल। तो एक्चुअल रेंट कितने महीने का निकलेगा? 8 महीने। एक्सपेक्टेड रेंट 12 में चलेगा जी। लास्ट क्लास में एक लाइन लिखवाई थी, जो नीली की लिख लो, एक्सपेक्टेड रेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 12 मंथ। अब समझ आ रहा है आपको क्यों लिखवाया था? टेक्निकली यू आर कंपेयरिंग द अनकंपेरेबल्स। किराया 8 महीने का आ रहा है, सर 8 महीने का एक्सपेक्टेड निकालो ना सर, सरकार मान ही नहीं रही इस बात को। लॉजिकली 8 महीने का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? You're comparing your actual rent with your expected rent, and if actual it is 8, तो expected भी 8 होना। सरकार ने नहीं माना, सरकार बल्कि ये लेकर आई कि चलो ऐसे हेल्प करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, अब आपने कुछ नहीं करना, मैं कुछ केसेस बनाऊंगा, ठीक है, और उससे ये प्रोविजन पर आएंगे। केस नंबर 1,
म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख, फेयर वैल्यू 9.6 लाख। ये हाँ जी, पर एनम बच्चा। स्टैंडर्ड रेंट 6 लाख पर एनम। एक्चुअल रेंट, पहला एग्जांपल सिंपल रखते हैं, कोई वैकेंसी डालूंगा इनमें, 8 लाख पर एनम। मैंने कुछ पंगा करेंगे सर, वैकेंसी है ही नहीं, पूरा टाइम किराए पे चढ़ा। क्या आप मुझे एक्सपेक्टेड रेंट बता सकते हैं? एक्चुअल रेंट जीएवी कौन से सेक्शन के तहत? जब वैकेंसी में बात नहीं तो वैकेंसी कहाँ से आ जाए? यहाँ तक क्लियर है? आगे सुनो, केस नंबर 8 डन है जी, ठीक है। केस नंबर बी, आपका एक्चुअल रेंट कितना बच्चे? 7,70,000। और वैकेंसी मतलब कि प्रॉपर्टी खाली रही है कितने महीने? तो ये जो एक्चुअल रेंट है कितने महीने का होगा? आई एम सॉरी, पर एनम नहीं लिखना चाहिए मुझे। 7,70,000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? आगे वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब क्या था? यही है, 12 महीने का, बाकी सब चल रहा है। एक्चुअल रेंट कितने का? 7,70,000। मेरा आपसे सवाल, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप मुझे सिर्फ बताइए एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 6 लाख। एक्चुअल रेंट? जी। 60-70। क्या 23(1)(c) लगा? If because of vacancy actual rent is less, is your actual rent less than expected rent? तो लगा ही नहीं वो। वैकेंसी तो है, पर क्या वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम है? तो नहीं लगा 23(1)(c। तो कौन सा सेक्शन बचा? 23(1)(b), विच एवर इज हायर। 7,70,000। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी सर, म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख, फेयर वैल्यू 9.6 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 6 लाख, एक्चुअल रेंट 4 लाख, और सुनिए जरा, वैकेंसी कितने महीने की है? 2 मंथ्स। जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ, अगर 2 महीने की वैकेंसी है तो किराए पे कितना चढ़ा हुआ? 10। तो महीने का किराया कितना? 40,000 महीने का। गणित समझ आ रही है ना? जितना एक्चुअल रेंट पूरे बता रहा हूँ ना मैं आप, अब ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा प्लीज, आप मुझे सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट बताइए आप। 6 लाख सबको क्लियर है? एक्चुअल रेंट, ओके। ओ माय गॉड, जीएवी 6 लाख। इफ बिकॉज ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी तो है, एक्चुअल रेंट इज लेस देन, क्या एक्चुअल रेंट कम है?
मेरे को जीवी क्या लेनी है? कौन से सेक्शन के हिसाब से निकला बच्चे? क्लियर है सब? गलत है, गलत है बेटी। तो समझ आ गया वैसे नहीं? समझ आ गया? मैंने सारे बच्चे से लिखो जो गलत बोला नहीं, एक साथ ऐसे ऊपर। नाउ माय क्वेश्चन इज, वैकेंसी की वजह से कम हो क्या, या वैसे ही कम? ए भैया, अगर नहीं भी होती वैकेंसी, कितना किराया ले लेते आप? 480। तो आप तो वैसे भी कम हो, वैकेंसी वैसे थोड़ा। 23(1)(c) नहीं लगा। 23(1)(c) तब लगता है जब वैकेंसी की वजह से हो। ये कोई वैकेंसी वैसे कम हुआ? हटा दो वैकेंसी एक बार के लिए। इसलिए इसको कैसे कराया जाता है, अब सुनिएगा। ठीक है, जो एक्चुअल है वो ये है। बट लेट्स सपोज अगर वैकेंसी नहीं होती, विदाउट वैकेंसी कितना हो जाता आपका? आप तो अभी भी कम है सर। 23(1)(c) तब लगता है इफ बिकॉज ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी वजह कम नहीं, विच मीन्स एक्सपेक्टेड रेंट कितना था हमारा? 6 लाख। एक्चुअल रेंट कितना है? 4 लाख। जीएवी सेक्शन बताइए। 23(1)(c) लगा तो कौन सा सेक्शन लगा? एंड इट टॉक्स अबाउट विच एवर इज। क्लियर है जी? ओके। तो सर फिर 23(1)(c) कब लगेगा? आओ बेटे अब बनाते हैं एग्जाम्पल। केस नंबर डी। हाँ जी, कर लीजिए बच्चे। नोटेड है? इसका आंसर दिया नहीं आपने? गलत? नहीं, तुम्हें नहीं पता था इसका आंसर। हाँ जी, क्लियर है बच्चों? सर अब ये एग्जाम्पल देखते हैं क्या आप सही निकाल पाएंगे। म्युनिसिपल वैल्यू इसमें ले लो बेटे, 8 लाख ले लो। फेयर वैल्यू 9 लाख ले लो बच्चे। स्टैंडर्ड रेंट 6 लाख ले लेते हैं, ले देंगे तो 6 लाख कर दिया मैंने आपको। एक्चुअल रेंट 5,60,000। वैकेंसी 4 months। कैन यू टेल मी व्हाट इज द पर मंथ रेंट? 4 महीने खा लिया तो 8 महीने का किराया है ना? कितना है? 70,000। हर महीने का किराया कितना आपका? 70,000। अब स्टेप बाय स्टेप बताइएगा प्लीज। एक्सपेक्टेड रेंट कितना बच्चे? 6 लाख। 8 और 9 विच एवरेज आर बट कैन नॉट एक्सीड। एक्चुअल रेंट कितना है? 5,60,000। ओ माई गॉड। जीएवी। अब सोचिए क्या 23(1)(c) लगा या नहीं लगा? क्योंकि बेटे अगर ये वैकेंसी नहीं होती ना, तो ही वुड एक्चुअल रेंट वुड हैव बीन मोर देन एक्सपेक्टेड। क्योंकि फिर मैं 4 महीने का किराया डालता तो 70,000 इंटू 12 होता, कितना आ जाता? 8,40,000। इट्स बिकॉज ऑफ वैकेंसी व्हेन माय एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड, एंड व्हिच कंक्लूड्स दैट कौन सा सेक्शन लग गया? 23(1)(c)। और 23(1)(c) लगा तो क्या पकड़ लूंगा मैं? एक्चुअल 5 लाख। समझ आया बच्चे? कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हियर? ओके। हाँ, देख एक बात बता, तेरा जो एक्चुअल रेंट है वो कितने महीने का? अब मैं देखो ये कह रहा हूँ, तेरे माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए, या तो इसके नीचे भी लिख सकता है
कि मेरा एक्चुअल रेंट अगर वैकेंसी ना होती तो कितना होता तेरा? 8,40,000। तो मेरे भाई तू वैकेंसी की वजह से ही तो कम है। किससे कम है? एक्सपेक्टेड रेंट से। वैकेंसी की वजह से ही तो कम हुआ, क्योंकि वैकेंसी ना होती तो मैं तो ऊपर होता। वैकेंसी है तो मैं नीचे हूं, और अगर वैकेंसी की वजह से आप नीचे हो तो एक्चुअल रेंट ले लिया जाता। एक्चुअल रेंट ले 23(1)(c अप्लाइज। एक्चुअल रेंट ले लिया बच्चा। कहिए सर, क्लियर है बच्चे? ओके सर, एक और एग्जांपल बनाऊं या समझ आ गया? आ गया ना? है ना, कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। आइए, अब आप आगे लिखिएगा, बातें करेंगे बेटे अब। पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड। ओ माय गॉड सर, ये एक तो पहले समझना, एलओ स्टैंड्स फॉर लेट आउट एंड एसओ स्टैंड्स फॉर, यू क्यों हो गया भाई? सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है बेटा? है जी, जिस घर में आप रह रहे हो। आप जिस घर में रह रहे हो उसको मैं क्या बोलूंगा? लेकिन लॉजिकली क्या आप उस घर के मालिक हो? तो आपका तो स्टेटस भी नहीं जानना। जिसकी प्रॉपर्टी है उसका देखा जाता है। अगर आपके फादर की प्रॉपर्टी, ठीक है, तो आपके फादर उसी घर में रह रहे हैं, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ। चलिए बताइए, यहाँ तक क्लियर है? जिस घर में जो मालिक अगर रह रहा है तो उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हैं, अगर मालिक उसको किराए पे दे दे तो उसे लेट आउट। क्लियर है बच्चे? और अगर सर जी मैंने 5 घर खरीद के ताला लगा दिया तो उन 5 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब ये नहीं होता आप जहाँ एक्चुअल में रह रहे हो, या तो आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट होती है या सेल्फ, या तो आप किराए पे चढ़ा दीजिए। सर हमने 5 घर खरीदे हैं, ताला लगा हुआ है, बस उधर साफ सफाई होती है, कभी कोई गेस्ट हाउस है कुछ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। समझ रहे हो? देखेंगे उसकी बात। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का एक आइडिया लग गया बच्चे। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है बच्चों कि 3 महीने तो आप खुद उस घर में रहे हो सेल्फ ऑक्यूपाइड, 9 महीने किराए पे हो सकता है आप शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, पहले तो सर हम उसी घर में रहते थे, फिर हम दूसरी जगह गए तो हमने उसको किराए पे चढ़ा। हो सकता है पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्ट ऑफ द ईयर। अगर ऐसा हो गया सर जी फिर क्या होगा? आइए केस बनाते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू 3 lakhs, फेयर वैल्यू 4 lakhs, स्टैंडर्ड रेंट 8 lakhs, एक्चुअल रेंट 3 lakhs, एंड इट वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 2 months। यानी कि 2 महीने आप रहे हैं खुद, और कितने महीने किराए पे दिया बच्चे? 10 months। सो ऐसे पूछ रहा हूँ, पर मंथ क्या समझ आ रहा है आपको? किराया कितना, प्रॉपर्टी पे कितना दिया? 30,000 रुपए। 30,000 × 10, मुद्दे की बात ये हुआ भाई। एक्सपेक्टेड रेंट बता दो पहले। 4 लाख। एक्चुअल रेंट, जीएवी, कोई फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं है इसमें, 23(1)(b लगेगा सीधा। वो वैकेंसी के ऊपर तो था, सर्वर कुछ भी, कोई भी बात नहीं है। आपको देखना ही नहीं है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड कितने महीने था क्या था। सेल्फ ऑक्यूपाइड चाहे कितनी महीने हो, 6 महीने 8 महीने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। विच एवर इज हायर, 4 लाख से। वैकेंसी के अंदर वो कहानी थी, सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर वो कहानी नहीं है बेटे। इसमें तो आपका क्या होगा? विच एवर इज ओके। क्लियर है बच्चे? श्री जी, तो एक लेवल पर अभी आप सभी बच्चों ने जीएवी समझ लिया है। अब आप मुझे बताइए, अभी बात आगे बढ़ाएंगे, पूरे वाले क्वेश्चन भी करेंगे बेटे। आप मुझे बताइए, जीएवी
आपने क्या करा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, है ना, तो आपका फाइनली क्या आ गया, जीएवी। जीएवी में से हम माइनस क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय, तो जब आप माइनस कर देते तो आपका क्या आ जाता है बच्चे, एग्जैक्टली एनएवी दैट इज नेट एनुअल। अब मैं आपके साथ एनालिसिस किस चीज का करा रहा हूं, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय, भाई साहब इसमें कीवर्ड है, पहला है पेड, पेमेंट करोगे तो मिलेगी डिडक्शन, और किसने पे करना है, क्योंकि ये कंप्यूटेशन किसकी निकाल रहा है, ओनर की। ओनर कह रहा है मेरा कोई खर्चा हो, मैंने कौन सा खर्चा, उसने कहा म्युनिसिपल टैक्स, मैंने कहा पे कर दिया, मैंने हाँ कर दिया, किसने करा, ओनर ने करा, तो ही मिलेगी। मेरा आपसे सवाल, अगर टेनेंट ने पे कर दिया तो नहीं मिलेगी भाई, समझ रहे हो, तो इसके ऊपर एनालिसिस चलेगा। सो ले देके जीएवी में से हम क्या माइनस करते हैं बच्चे, एनएवी, आई एम सॉरी म्युनिसिपल टैक्स, और उससे क्या आ जाता है आपका, क्लियर है बच्चे। आइए, तो म्युनिसिपल टैक्स के बारे में कुछ बोलूंगा वो लिख लेना है, ऊपर वाले भी लिख ही सकते हैं ऑब्वियसली। हेडिंग आप डाल सकते हैं म्युनिसिपल टैक्स, ओके। बोलो, म्युनिसिपल टैक्स बोल लो, प्रॉपर्टी टैक्स, एक बार बताइए जिस घर में आप रहते हैं उस घर का भी प्रॉपर्टी टैक्स होता है, हाँ क्या लगता है, होता है नहीं होता। आज आप घर पे जाओगे ना, तो अपने मम्मी पापा से पूछना कि प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दिया, अगर तो बेसिकली ऐसे ज्यादा नहीं होता, साल का कितना होता है, या क्वार्टर का, मतलब साल का 7-8 हज़ार रुपये जाता है, समझ रहे हो। सर अगर नहीं पे करे तो, बेटे कल को जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करोगे तो सारे पेपर वर्क सही होने चाहिए ना, नहीं तो फिर उस टाइम पे करोगे पिछले 20 साल से नहीं दे रहे तो, समझ रहे हो, तो आपको टोटल लेवल पे पे करना पड़ेगा। बट हर कोई प्रॉपर्टी टैक्स जनरली पे कर ही रहा हूँ, समझ लो, आज घर जाके आप देखोगे तो आप एक बार घर में पूछ सकते हैं, क्या लगता है आपको घर वाले बता देंगे आप, हम्म, अच्छा, आपके घर वालों को भी तो यही नहीं लग रहा आप पढ़ रहे हो, हाँ, एक बार ना देखना प्रॉपर्टी टैक्स की ना स्लिप होती है, ठीक है। तो मुद्दे की बात ये, म्युनिसिपल टैक्स के बारे में लिखिए कुछ, म्युनिसिपल टैक्स is allowed as deduction, municipal tax is allowed as deduction if following conditions are satisfied। मैं डिडक्शन तभी दूंगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हम कितनी कंडीशन लिखेंगे, ए और उसके बीच में एंड होगा और फिर होगा बी, ठीक है बच्चे, कंडीशन नंबर ए लिखिए, it is allowed on payment basis, it is allowed on payment basis, पेमेंट को अंडरलाइन कर लेना, पेमेंट पे फोकस है, पे करोगे तो ये होगा, एंड पेमेंट शुड बी मेड बाय द ओनर, नहीं पॉइंट नंबर ए हो गया, इट इज अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, ठीक है बच्चे, और सेकंड, पेमेंट शुड बी मेड बाय ओनर, पेमेंट शुड बी मेड बाय ओनर, तो भैया पेमेंट भी होनी चाहिए एंड पेमेंट शुड बी मेड बाय, अगर ये हो जाएगा तो डिडक्शन दे दूंगा, अगर नहीं होगा तो नहीं दूंगा। सर इसको कैसे हैंडल करेंगे, आओ बेटे एक एग्जांपल बनाते हैं बच्चे, कोई थ्योरी थोड़ा ना है बेटे, पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, ये केसेस बनाने होंगे हम, उसके बाद आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालने के लिए बेसिक लेवल पे तैयार।
क्या आप मुझे अभी प्रीवियस ईयर बता सकते हैं जो खत्म हुआ है? अच्छा पहले फाइनेंशियल ईयर बता दो जो खत्म हुआ अभी अभी। 23। और प्रीवियस ईयर कौन सा खत्म है? 23 20। 23। फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर एक ही होता है। ठीक है। 23 24। क्या आप टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हैं? 1 4 23 से लेके 31 मार्च 24। ठीक है बच्चे। सो राइट नाउ मतलब जो क्वेश्चन है वो ये है कि वी आर इन विच प्रीवियस ईयर। सर बी पॉइंट तो मैं रिपीट किसी कर लैंडलॉर्ड दीजिए। की इनकम निकाल रहा हूँ कौन से सर साल? 23 24। ठीक है बच्चे। 24 25 में न्यू में 23 24। ओके। तो क्या करना चाहते हो सर? आइए बेटे देखते हैं एक बार। और प्रीवियस ईयर लिख रहा हूँ। मान लो 18 19। म्युनिसिपल टैक्स ड्यू 500 रुपये। म्युनिसिपल टैक्स पेड 500 रुपये। सर बी पॉइंट रिपीट कर दीजिए। कौन सा पॉइंट बच्चे? ये वाला अ, प्रीवियस। ये ना बस आप नहीं ये सब। हाँ सर, म्युनिसिपल वाला। हाँ। हाँ जी, म्युनिसिपल वही टैक्स वाला। शुड बी पेड बाय ओनर। ओके, नहीं थैंक यू सर। पेमेंट पेमेंट शुड बी मेड बाय ओनर। पेमेंट शुड बी मेड बाय ओनर। ठीक है बच्चे। सर एक बात बताओ। मैंने म्युनिसिपल टैक्स पे करा, हाँ बेटे करा। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईयर ऑफ पेमेंट। 18 19 में पेड बाय। बना दिया क्या आप लोगों ने टेबल? थोड़ा सा इधर इधर कर देता मैं तो और अच्छा आ जाता। एक बार थोड़ा सा दिख रहा है सब बच्चों को ना? पेड बाय। मैं आपको कह रहा हूँ पेड बाय टेनेंट है जी। कैसे है तो है बेटे अभी। कोई भी कॉम्बिनेशन समझ आने चाहिए। और हमें बताना है कि क्या 23 24 में डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। कहिए। पहले वाले केस में 23 24 में डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। 19 20 प्रीवियस ईयर। म्युनिसिपल टैक्स ड्यू 1000। पेड 1000। ईयर 23 24। टेनेंट मिलेगी। 19। अच्छा म्युनिसिपल टैक्स है कौन से साल का? 19 20। सो प्लीज समझिए आप। सबसे पहले जो मैं प्रीवियस ईयर लिख रहा हूँ मतलब ये म्युनिसिपल टैक्स कब का है? 19 20 का। कितने रुपए? 1000। बहुत अच्छी बात है जी। 19 20 का पे कितना करा आपने? अब ये जानना बहुत जरूरी है कौन से साल में पे करा। कौन से साल में करा? 23 24। किसने पे करा? मिल गई डिडक्शन आपको। सुबह पेमेंट तो 23 24 की है। नहीं आया ना समझ कोई बात नहीं। अभी आ जाए। बस अब अभी के लिए क्रॉस लगा दो इधर। अगला एग्जांपल पहले सिंपल वाला बना देता हूँ। थर्ड। मान लीजिए कौन से साल की बात कर रहा हूँ? म्युनिसिपल टैक्स कौन से साल का ड्यू हुआ है? ठीक है 23 24। ड्यू हुआ है 5000। ओके। सर जी पेमेंट भी करी है 5000। और कौन से साल में पेमेंट करी है? किसने पेमेंट करी है? अब बताइए क्या डिडक्शन मिलेगी या नहीं? मैं कौन से साल का पूछ रहा हूँ? 23 24 पूछ रहा हूँ ना भाई। मेरा साल तो 23 24 चल रहा है ना। तो डिडक्शन मिल जाएगी। कितने रुपए की? 5000 की। अगर मैं आपको बोलूं मैंने 1000 रुपये पे करा तो लॉजिकली आप एक तो देख रहे हैं पेमेंट का और दूसरा कौन सा कॉलम देख रहे हैं? पेड का। और मैं ऐसे रिफाइन नहीं करना चाहता। मैं और एग्जांपल बना दूंगा 10 एग्जांपल बना दूंगा अपने आप समझ आ जाएगा। आइए। फोर्थ समझिए। अभी कौन सा साल चल रहा है? 24 25 का म्युनिसिपल टैक्स 5 लाख है। ठीक है सुनते जाइएगा। मैंने 5 लाख पे करा कौन से साल में? 23 24। एडवांस पे कर दिया रे मैंने। अभी 23 24 है। मैंने अगले साल का पे करा।
मैं याद नहीं रहता मुझे। मैं अथॉरिटीज के पास गया, मैंने कहा तू आगे के साल का भी ले ले मेरे से। अब मुझे बताइए मैं कौन से साल में हूँ। 23-24 में क्या मुझे डिडक्शन मिली? हम्म हम्म अब वो छोड़िए, आप 23-24 बताइए। मैं 23-24 की कंप्यूटेशन कर रहा हूँ। एडवांस है आउटस्टैंडिंग है मुझे मत बताइए। मुझे आप बताओ, आपने 2 पॉइंट लिखे क्या? पहला पॉइंट क्या है? डिडक्शन इज अलाउड ऑन, क्या पेमेंट हुई है? पेमेंट किसने करनी है? मिल जाएगी। मैं आपसे ना पूछ भी नहीं रहा ये कौन से साल का है। आपने अगर पिछले 20 साल का म्युनिसिपल टैक्स पे नहीं करा और अगर आप आज कर दोगे तो मैं आपको आज रिडक्शन दे दूंगा, क्योंकि पिछले 20 साल तो मिली नहीं होगी। पेमेंट ही नहीं करो, रिडक्शन कैसे मिली होगी आपको? पहले ड्यू बेसिस पे मिल रही है रिडक्शन। अब मुझे बताइए, एक बंदा है वो 20 साल से 10-10 हजार का ड्यू है, क्या उससे पहले मिला होगा डिडक्शन? नहीं मिला। आज वो गया और उसने पेमेंट करी, उसके हाथ में चालान आ जाएगा। चालान का मतलब होता है प्रूफ आ गया पेमेंट का। मेरे को सिर्फ वो प्रूफ चाहिए पेमेंट का। मैं 2 चीजें देखूंगा तुम्हारे चालान में। क्या देखूंगा? अमाउंट, जैसे तुमने आज पे करा, और दूसरा मैं डेट देख लूंगा, डेट। आप समझ रहे हो? मेरे को वो सिर्फ चालान चाहिए, बस प्रूफ दिखा दे मेरे को पेमेंट। कहने का मतलब पेमेंट करिए, मतलब डिडक्शन दो। अब आप बोलोगे सर हम आज ही जाके आगे के 100 साल का पे कर देंगे तो हमें आज मिल जाएगी। हाँ बेटे, irrespective when it is due, what I want is तूने आज पेमेंट करी है, वो इंपॉर्टेंट। पेमेंट होनी चाहिए, उसका प्रूफ दिखा दे। दूसरा, पेमेंट किसने करनी चाहिए। ठीक है बच्चे? और बेटर एग्जांपल बना दो, रुक जाओ एक बार, इसमें बच्चा ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। जस्ट, ठीक है, एक एग्जांपल बनाता। प्रीवियस ईयर है 24-25। मिस्टर ए हैज पेड following payments following payments are made in 24-25। 18-19 का 1 लाख रुपए। बेटे जब मैं बोल रहा हूं ना पेमेंट, तो 18-19 का जो ड्यू है वो कब पे हुआ है? 24-25 मैं एकदम क्लियरली लिख रहा हूं, 24-25 में आपने पेमेंट्स करी है। पेड बाय ओनर। 19-20 का 5 लाख पेड बाय 10। 28-29 का 5 लाख पेड बाय ओनर। 24-25 का 2 लाख इज ड्यू इन 24-25, मतलब पे नहीं हुआ। 27-28 का 50,000 पेड बाय ओनर। प्लीज अब मेरे को बोलने दीजिएगा, ठीक है? पूरे साल की पेमेंट बता सकते हैं आप? पूरे साल कितना पे करा, किसी ने भी पे करा? पूरे साल की पेमेंट क्या है म्युनिसिपल टैक्स? 13 लाख सारी थी तो डिडक्शन जो ओनर ने पे, क्योंकि पेमेंट है। ठीक है, अभी देखते हैं ओनर ने यहाँ कैसे है, एक बार देखते हैं। 13,50,000 टोटल मैंने बना दिया। एक बार इस पे भी थोड़ा सा ग्लिच आएगा। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ। 1 लाख पे करा है जी 18-19 का, मिल जाएगी? जी हाँ मिल जाएगी। 1 लाख लिख दिया मैंने 12-20।
19-20 का 5 लाख टेनेंट ने पे करा है, मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। 28-29 का 5 लाख पेड बाय ओनर, मिल जाएगी, पेमेंट होनी चाहिए, उन्होंने कहा। 24-25 का 2 लाख, इट इज स्टिल ड्यू, मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, ड्यू है। ड्यू पे कैसे मिल जाएगी, समझ रहे हो? तो मुझे 24-25 का ड्यू वाला खर्चा नहीं मिल रहा सर, इसको अगर जब मैं पे करूंगा फिर जो मिल जाएगी, मिल जाएगी बेटे, पेमेंट बेसिस पे मिल रहा है। अब उसको चाहे मैं 5 साल बाद पे करूं, 10 साल बाद करूं, जब भी पे करूंगा मिल जाएगी रिडक्शन। लास्ट 50,000 मिल जाएगी बच्चे। तो इसका मतलब व्हाट इज द टोटल डिडक्शन अलाउड? कौन से साल में? 23, सॉरी 24। क्लियर है बच्चे? ओके, नोट कर रहे थे क्या? तो आप ये कह सकते हैं कि 650 आप ये कह सकते हैं डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स अलाउड, कौन से साल में? इन 24 कई साल। ऑल क्लियर? इससे ज्यादा डेटा नहीं दूंगा अब आपको। अब हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। थके तो नहीं ना बेटे अभी? आइए सर, कुछ बोले ही नहीं बेटे आप, इसका मतलब आप नहीं थके हो बच्चे। पेज नंबर 189। हाँ बिल्कुल, आप हमेशा एकदम टाइम का पूरा हिसाब रखते हो बेटे, है ना? बेटे अब आपको जो क्वेश्चन दूंगा ना, जो सबसे पहले क्वेश्चन करेगा उसके लिए गिफ्ट है मेरे पास। सरप्राइज है, बता नहीं सकता वो गिफ्ट। दूसरा होमवर्क। बेटा वैसे मत बोला करो प्लीज। अब कुछ भी बोलो बच्चे, पर ये मत बोलो। ओ माय गॉड, क्या क्वेश्चन को आप हैंडल कर पाएंगे या क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, क्या लगता है आपको? करोगे? हाँ मैं तो छोड़ दिया, आपने कर दिया, मैं थोड़ा ना करा। ठीक है, 5.1 में बच्चों वाला सवाल है, केसेस बंडल के पहले म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू और वो निकाल लो सबका वैल्यू। एन नहीं, एन एनएवी नहीं आएंगे, पहले जीएवी निकालने वाला इलस्ट्रेशन। जोएब जी, एनी डाउट्स? नो स्टडी नो डाउट्स? आंसर देख के बोले जा रहे हो? इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं कर सकता यार। नहीं, मुझे ट्रस्ट है बच्चों पे कि वो आंसर देख रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ अभी थे चीटिंग वाली। नहीं हो जाएगा, मतलब इसमें इतना मुश्किल है ही नहीं अभी। हाँ हाँ, नॉट एप्लीकेबल। नहीं नहीं नहीं, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते बेटे। भैया आप प्रोफेशनल कोर्स करो, आपसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बल्कि आपको प्रे करना चाहिए कि पेपर और टफ है, उतनी वैल्यू बढ़ेगी आपकी। जितना टफ आएगा उतनी आपकी मार्केट में रिस्पेक्ट होगी। हाँ? हाँ, उस हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा। हो गया सब बच्चों का ये?
सर एक बार ही फोर्थ पॉइंट समझा दीजिए। बिल्कुल, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर विच इज हायर 420 बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया? 3 लाख। एक्चुअल रेंट क्या है? 360 विच एवर इज हायर। ओके। मतलब ये ऐसी नहीं, जो आप बच्चों को तकलीफ है हमें उसका अंदाजा है, लेकिन क्या होता है कि अभी और कोई रास्ता नहीं निकला शॉर्ट टर्म अभी ये, इसको और ठीक करने की कोशिश नहीं। क्योंकि ना क्या है, वो उधर भी मेरा अकाउंट्स इंटर का जैसे उधर खत्म हो जाएगा तो स्लॉट्स होंगे, मे बी मैं आप लोग के अकाउंट्स उधर ले जाऊंगा। मतलब कैसे करेंगे अभी एक बार ना, ताकि एक ऐसी कंटिन्यूटी हो, किसी बच्चे का गैप ना है, कुछ भी ना हो बने। भाई 450 और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो 5 लाख बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया और एक्चुअल रेंट ये विच एवर इज हायर 480। ठीक है सर, क्या आप इलस्ट्रेशन नंबर 5.2 क्या आप सभी बच्चे करना चाहते हैं? बेटे ऐसा आप पता है क्यों दिखा रहे हो, ताकि ऐसे बैच में आप कूल लोगो, आपका मन तो है करने का। मैं जानता हूँ आपके मन की बात। क्या आपका मन नहीं कर रहा? मन को समझाओ फिर। करवाऊंगा भी आप क्लास के बाद मिलिए जरा आप। नहीं नहीं, ऐसे- अभी मुझे क्वेश्चन ही नहीं पता। इलस्ट्रेशन नंबर 1, हाउस प्रॉपर्टी इलस्ट्रेशन नंबर 1। आओ जी, एक इलस्ट्रेशन करेंगे बस, आपको फिर मैं ना और ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बेटे, टेंशन मत लो आप। चलिए इलस्ट्रेशन 5.2, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्स ओन्स 3 हाउस। ओहो, अच्छा लेट आउट वाले ना, ठीक। मिस्टर एक्स के कितने घर है बच्चे? माय गॉड, पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर। हाउस नंबर 1, नंबर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट। अरे सर यूनिट क्या होगा बेटे? यूनिट हो गए घर का फ्लोर होगा, हो सकता है। पर अब मुद्दे की बात ये है, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, तो एक्सपेक्टेड रेंट बताइए ना। 1,30,000। सभी बच्चों का एक्सपेक्टेड रेंट क्लियर है? तो पहले मैं एक्सपेक्टेड रेंट लिख देता हूँ, कितना? 1.3 लाख। एक्चुअल रेंट कितना है रे? हाँ, और सर ऊपर वाले में तो पर यूनिट लिखा नहीं था, तो टोटल था वो। लेकिन एक्चुअल रेंट क्या है पर यूनिट? 70,000 पर यूनिट, तो साल का तो 2 यूनिट का कितना हो गया? 140। भैया 70 नहीं पकड़ना है, यही पॉइंट था इसमें, ध्यान से देखने वाली चीज। जल्दबाजी में 70 डाले तो गड़बड़ हो जाती। तो आप मुझे बताइए कितना हो गया बेटे? 140। सभी बच्चों को समझ आया है ना मैंने क्या बोल दिया? एक्सपेक्टेड रेंट, और एक सेकंड बच्चे, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 1,30,000 and actual rent is 1 lakh because that's per unit। तो आप मुझे बताइए जीएवी कितना आ गया? आगे सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था? कंप्यूट दी ऑफ द वर्क 3 हाउस फॉर दी असेसमेंट ईयर 24-25, मतलब प्रीवियस ईयर। असेसमेंट अगला होता है रे, प्रीवियस पहले वाला होता है। असेसमेंट ईयर इज नेक्स्ट ईयर, तो मेरे को 23-24 का निकालना है। मुद्दे की बात ये है, आपका जीएवी आ गया। अब आप मुझे बताइए म्युनिसिपल टैक्स माइनस करूं या रहने दूं?
तो जीएवी 140 आपने निकाल दिया, म्युनिसिपल टैक्स निल, एनएवी कितना आ गया, हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3 का एनएवी निकाल के दे दीजिए मुझे। इसमें तो यूनिट का मतलब ही नहीं है। हाउस नंबर 2 का एनएवी बताइएगा मुझे सीधा ही। 8,000 for last year, paid in this year. $76,000 बिल्कुल करेक्ट है बेटे। हाउस नंबर 3 का बताइए। 12,000, 60,000, it includes 54,000 paid as advance for next month। कितना रहा है? हाँ जी, इसमें 9 की कितना करेंगे? अच्छा, ड्यू है बट नॉट पेड, कहिए साहब, क्लियर है? वास्तव ये भी, हाँ हाँ जी, हाँ जी बोलिए, क्लियर है? मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बस एक ही क्वेश्चन और कराऊंगा। क्या आप और नहीं पढ़ना चाहते? क्या आप अपने लक्ष्य की तरफ और नहीं बढ़ना चाहते? टैक्स के लक्ष्य की तरफ। ओ माय गॉड, चलो ठीक है, वैसे मैंने कंटेंट करा दिया। बताइए यहाँ तक क्लियर है सही बच्चों को? चलिए, तो यहाँ तक रखेंगे बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट और उसकी भी बातें करूंगा, नई नई बातें होंगी। ठीक है जी, कल फ्राइडे है, और मैंने क्या बताना है मतलब इसमें,